हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो आपकी क्लास चल रही है, यह आर ओ के लिए क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, जो कि आपका जो आगामी आर ओ का एग्ज़ाम दिसंबर में होना तय है। आर ओ का री एग्ज़ाम, उस प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स का क्लास चलाया जा रहा है मेरे द्वारा। और आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि आप सभी लोगों के पास तो नॉलेज बहुत होगा, आप सभी लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बट क्या है कि लास्ट टाइम में चीज़ों का जो बिखराव होता है, उस बिखराव को एक जगह केंद्र में करना है, एक जगह उसको समग्र रूप से समेट करके उसको बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि अब मेरे प्यारे साथी, आपके पास समय नहीं रह गया है कि आप बैठ करके दो चार किताबें एक सब्जेक्ट पे पढ़ो और उसको आप पचा पाओ। तो ध्यान रखना, मैं आपको 10-12 किताबों का जो सोर्स है, सारे फैक्ट हैं और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ उस फैक्ट को निगलवाते चल रहा हूँ अपनी इस क्लास में। और आज ये जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू हुई थी, उसकी 5वीं क्लास है। और लगभग 5 क्लास और होगा, उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो टोटल 10 क्लास, मतलब सोचो, इतना बड़ा लेंदी जो आपका सब्जेक्ट है, डायमेंशन पूरा फैलाव है, जो एरिया है, इसको हम लोग 10 क्लास में, और वो भी मुश्किल से 10 क्लास जो भी है वो 1 घंटे 1.5 घंटे के समथिंग जाएगी। तो मैक्सिमम याद रखिएगा, आपके सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, अगर आपने शानदार तरीके से पढ़ाई किया है तो। ये ध्यान रखिएगा। अगर जो नए बच्चे, नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी चीजों को मैं दे रहा हूं इनको एकदम रट जाइए। लास्ट टाइम है, साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपना दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा कि यह लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आपका एग्जाम जो पेपर कैंसिल हुआ था वहां खराब हुआ है, तो आपको और डबल मेहनत करनी है ताकि ये एग्जाम खराब ना हो। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक आप प्रैक्टिस करते रहो। आप देखोगे कि जीएस से, जितना आप जीएस में मेहनत करते हो उससे थोड़ा सा भी कम मेहनत करोगे तो हिंदी में 60 में 60 लाने के लायक आप सक्षम होगे। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। ठीक है, आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं प्यारे साथियों। आज 5वें नंबर की क्लास है। आप सभी लोगों को मैंने उत्तर मुगल काल से लेकर के मॉडर्न इतिहास का शुरुआत किया था। जो आपका आधुनिक इतिहास है, उसको मैंने उत्तर मुगल काल से लेकर के शुरुआत किया था। आप सभी लोगों ने देखा एक क्लास में उत्तर मुगल काल को, दूसरी क्लास में जो भी उससे स्वतंत्र राज्य हुए थे, जो मुगल काल के पतन के बाद, याद रखिएगा, मतलब मुगलों के समय से ही, मतलब जो पतन हो रहा था धीरे धीरे उसी समय स्वतंत्र हो गए, उनको हमने पढ़ा था। फिर आपने देखा था कि किस तरीके से मराठा सिख, जो आंग्ल मराठा आंग्ल सिख युद्ध, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। और कल मेरे प्यारे साथियों, हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था वो पढ़ा था। और उसमें सारी यूरोपीय कंपनियों को हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल कमर के बैठ जाइएगा। हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लगभग 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 5 महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब। अब क्योंकि बंगाल जो होता है वो अपने आप में एक अहम क्षेत्र लिए हुआ था, क्योंकि बंगाल को जिस तरीके से हम लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक उसी की भांति याद रखिए मेरे साथियों कि बंगाल भी उस समय की सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत का जो एक क्षेत्र है। ठीक है, और बंगाल हर किसी का चहेता था। आपने पिछली कल वाली क्लास में देखा भी था कि किस तरीके से गुजरात, हैदराबाद और बंगाल में फर्रुख सियर को जो लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो वहां से फरमान, ये लोग टैक्स जो होता है कि जो हम व्यापार करेंगे जो टैक्स लगेगा उस पर छूट प्राप्त कर लेते हैं, किस तरीके से अपनी चाल चल के। तो आपने देखा था क्यों वो बंगाल को इस तरीके से टैक्स फ्री करना चाह रहे थे, क्योंकि बंगाल में उनको बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का सोना भी मिल जाता था, बहुत सारी चीजें थी। और बंगाल उस समय का सबसे चहेता क्षेत्र था। हर राजा के दरबार में अगर आप देखेंगे तो जो नवाब होता था, उसमें बंगाल के क्षेत्र को लेने के लिए बहुत लड़ाई मची रहती थी। क्योंकि जैसे आपने नहीं देखा होगा कि जब, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए चुनाव हो गया, कोई एक पार्टी जीत गई, तो जो गृह मंत्रालय होता है, जो वित्त मंत्रालय होता है, जो रक्षा मंत्रालय होता है, ये 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, इनके लिए लेकर के लड़ाई होती रहती है कि किसको देना है, हमें चाहिए हमें चाहिए, कोई कहता है हमें चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। एक विदेश मंत्रालय भी उसमें आप ऐड कर लीजिएगा।
उसी की भांति बंगाल भी उस समय का अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र था और बहुत ही एक तरीके से धनाढ्य क्षेत्र था और बहुत ही चर्चित क्षेत्र था। ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का हम श्री गणेश करते हैं, तो हम हमेशा अपनी क्लास गणेश जी को याद करके श्री गणेश करते हैं। चलिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या करना है कि आपको मेरे प्यारे साथी पेशेंस बनाए रखना है और शानदार तरीके से आपको पढ़ते रहना है और चीजों का रिवीजन करते रहना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, 1 मिनट आप लोग मुझे पेन ले लेने दीजिएगा। आपको मैंने बताया भी था कि हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कल करेंगे। जितने टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, इसके जितने भी घटना चक्र में आए हुए पीवाईक्यू हैं, अन्य एग्जामों में आए हुए पीवाईक्यू, वो सारा टोटल कल मैं एक क्लास में करा दूंगा। इससे आप प्रैक्टिस प्लस नोट्स आप करते चलोगे, 1.5-2 महीने में आपकी पूरी सब्जेक्ट की घटना चक्र भी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज बस लगाना होगा। ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, एक यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आपने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज 1600 में भारत आते हैं और उसके बाद से किस तरीके से आपने देखा था कि अंग्रेजों के कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो मुगल बादशाहों के दरबार में आते हैं, खासकर अकबर जहांगीर के समय में। आपने देखा था कैप्टन हॉकिंस 1608 में, सर टॉमस रो 1612 में। फिर ये अपनी कोठियां बनाते हैं, फिर ये किस तरीके से धीरे धीरे मुगल बादशाह को क्या करते हैं, अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब शाह आलम द्वितीय से बक्सर की लड़ाई होगी और शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कौन करेगा, रॉबर्ट क्लाइव। दो होती है संधि, 12 अगस्त 1765 को, एक होती है 16 अगस्त 1765 को। वहां से सारे के सारे मुगल बादशाह पेंशन भोगी बन करके रह जाएंगे और वहां से धीरे धीरे मुगलों का एकदम पतन चरम स्थिति से खत्म होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में आ चुकी है, अपनी कोठियां भी बना ली है। आपको कल मैंने बताया था कि इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया, बट वो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो अस्थाई नहीं कहलाएगा, अस्थाई रूप से, क्योंकि बाढ़ आ गया। और फिर जहांगीर से अनुमति लेकर के 1613 में सूरत में अपनी कोठी स्थापित करते हैं, जिनको एक प्रॉपर कोठी माना जाता है। और आपको मैंने बताया भी था कि आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फंसा और वो इसका आंसर क्या मानता है, सारे आपको मैंने कल बता रखा है। क्योंकि जहां पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने अनुसार आंसर मारा है मेरे प्यारे साथियों, वहां अगर वो गधे को चींटी बोल दिया है तो आपको भी भले दिख रहा है गधा है, लेकिन वहां उससे एक्सक्यूज नहीं करना है, क्योंकि उसी के अंतर्गत हमें सिलेक्शन लेना है। तो हमको भी वहीं पे बोलते रहना, हाँ भाई चींटी है, चींटी है, चींटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों का क्या संबंध रहा और किस तरीके से यहाँ पे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी रणनीतियों के सहारे से यहाँ पे शासन करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया और यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया। देखिएगा, पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये आपके भारत का मैप है, सपोज दैट, ठीक है। यह जो आज आप एक देखते हैं कि चिकन नेक टाइप में एक आपको छोटा सा बंगाल है, ये कभी बंगाल अगर आप देखें तो ध्यान रखिएगा, जो आज आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, जो आप आज आपका यहाँ पे बिहार है, जो उड़ीसा है, ये सब मिला करके एक बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे कि बंगाल बोलते थे। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते थे, बंगाल बोलते थे। समय अंतराल पे आप देखे होंगे कि धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा और जो आपके बांग्लादेश हैं, धीरे धीरे अलग हो गए समय उपरांत। और फिर आप देखेंगे एक छोटे से क्षेत्र में बंगाल हो गया, बगल में उसके बांग्लादेश हो गया, फिर आपके बंगाल से जस्ट अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में मतलब पश्चिम में आपका बिहार, उसके नीचे उड़ीसा हो गया। ये सब एक अलग अलग राज्य के रूप में बन गए। तो पहले जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक ये पूरा बंगाल इतना बड़ा हुआ करता था। इसी बंगाल को तो लॉर्ड कर्जन 1900 आप देखेंगे जब 5 में बंगाल विभाजन करता है तो इसको 2 हिस्से में बांट देता है। इसको कह देता है क्या, पूर्वी बंगाल
और इसको कह देता है पश्चिमी बंगाल। ध्यान रखिएगा, ये जब आगे आएगा तो हम लोग वहां देखेंगे, एक मोटा मोटा आपको आउटलाइन दिखा रहे थे ताकि आप शानदार तरीके से चीजों को समझ सकें। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या और कुछ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां, ध्यान रखिएगा नाम, तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अली वर्दी खां के समय में बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था, जाने लगा। अब देखिएगा होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब औरंगजेब होता है, जब औरंगजेब शासन में रहता है, मुगल बादशाह रहता है, तो बंगाल का नवाब उस समय मुर्शीद कुली खां रहता है, और इसी मुर्शीद कुली खां को हम लोग बंगाल राज्य का संस्थापक मानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बंगाल स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, आप कहिएगा मुर्शीद कुली खां। और बंगाल से बहुत ज्यादा टैक्स मुगलों को जाते थे। अब अंग्रेजों को भी यही चीजें दिख रही थी कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ से टैक्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे धनाढ्य क्षेत्र है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो मुर्शीद कुली खां था मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब को यह प्रति वर्ष कहिए या महीने कहिए, जो भी वो तय किया था, कर भेज देता था चुपचाप, और शासन कर रहा था। लेकिन जो ये अली वर्दी खां आएगा, मुर्शीद कुली खां के बाद उसका बेटा सुजाउद्दीन आएगा, सुजाउद्दीन के बाद से उसका दामाद अली वर्दी खां आएगा। यह अली वर्दी खां क्या करता है कि जब शासन करता है बंगाल के नवाब के पद पे, तो यह जो नजराना टैक्स बोलते हैं उसको भेजना बंद कर देता है, और यहां से भी मुगलों से इनकी खटपट होना शुरू हो जाती है, और फिर उसी का फायदा अंग्रेज भी उठाना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक आपको पूरे बंगाल के नवाबों की क्रोनोलॉजी नहीं तैयार करनी है, मोटा मोटा तैयार कर लो। स्थापना किसने किया? मुर्शीद कुली खां ने, उसके बाद उसका बेटा सुजाउद्दीन, और फिर सुजाउद्दीन का दामाद अलीवर्दी खां जो होता है, यह बंगाल का नवाब बनता है। यह तीन प्रमुख नवाब थे। और लास्ट में एक आपका आएगा, उसका नाम नोट कर लीजिएगा, जिसको आपको जाना है, सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला याद रखिएगा। क्यों इस सुजाऊ दौला को हम लोग याद रखते हैं? क्योंकि जो यह सुजाऊ दौला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह इसी के समय में अगर आप देखेंगे तो पलासी का युद्ध होगा, और फिर मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर को जानना है, क्योंकि वहां पे बक्सर का थोड़ा सा लड़ाई हो जाएगा, तो इसलिए हल्का हल्का उनको बस जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। बाकी इन्होंने कौन कौन सी, कहाँ से, किसने कहाँ कहाँ से कौन सी राजधानी परिवर्तन किया, ये आपको देख लेना। आगे हम लोग अभी सब कुछ पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्रोनोलॉजी अपने दिमाग में आप लोग जरूर फिट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सबको हटा दीजिए और सीधे आ जाइए। देखिए हम लोग किस पे आ गए हैं, सिराजुद्दौला पे। किस पे? सिराजुद्दौला। क्योंकि जो सिराजुद्दौला था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, ठीक ना। 1 मिनट आप लोग बस मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखना मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर क्या मुर्शीद था क्या? तो मुर्शीद कुली खां के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे मुर्शीद कुली खां को ही देख लेते हैं। थोड़ा सा इनके पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने जब बंगाल राज्य की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो इन्होंने वहां पे क्या क्या किया, क्या के बारे में अच्छी बात है, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग सुजाऊ दौला को देखेंगे। क्योंकि सुजाऊ दौला प्लासी की युद्ध से लेकर के बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, और काल कोठरी कांड को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ देखना, मुर्शीद, मुर्शीद कुली खां नाम है, याद रखना, सही कर लेना। इसका जो टाइम पीरियड है 1717 से लेकर के 1727 है। कहां से कब तक है? 1717 से लेकर के 1727 है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होता है, बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासन का संस्थापक कौन था? यही आपका मुर्शीद कुली था। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कौन करता है? यही मुर्शीद कुली खां करता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कही जा रही है, 1717 में फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और याद रखिएगा, इसी 1717 में जो जॉन मिल्डन हॉक, जो ये सब आते हैं, जो सर्जन वगैरह आते हैं, जो फर्रुखसियर का लाइलाज बीमारी को खत्म करके और एक फरमान जारी कर देता है फर्रुखसियर कि अंग्रेजों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो यही उस समय कौन, यही आपका कुली खां वहां पे
और वहां पे नवाब रहता है, ध्यान रखिएगा। और इसको बड़ा दिक्कत होती है जब वो लोग वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं, तो ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कुछ समय बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, लेकिन यह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मतलब आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब था जो मुगल शासन से तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन फिर भी उनको राजस्व मतलब उनको रेवेन्यू टैक्स उन्हें भेजता था। तो ये कौन सा शासक था? मुर्शीद कुली खां था, जो बंगाल का संस्थापक था। वहीं आपने देखा होगा कि हैदराबाद का भी चिंग्लिज खान ने स्थापना किया 1724 में, बट वो टैक्सेस नहीं भेजता था। अवध की भी स्थापना सादत खान ने किया, बट वो टैक्सेस नहीं भेजता था मुगल बादशाह को। सिर्फ और सिर्फ मुर्शीद कुली खां ही था जो टैक्स भेजता था, किसको? मुगल बादशाहों को, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, मुर्शीद, मुर्शीद नाम दिया है यहाँ शॉर्ट नेम, यही मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करेगा। याद रखिएगा, बंगाल ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है, यह जो सबको मिला करके, तो यह जो आज आप वर्तमान राजधानी देखते हैं आप बांग्लादेश की ढाका, उस ढाका से राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कौन करता है? यही मुर्शीद कुली खां करता है। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया? आप कहिएगा मुर्शीद कुली खान ने। कौन किया मेरे प्यारे साथियों? मुर्शीद कुली खान ने। याद रखिएगा, इसने संपूर्ण बंगाल में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे, इसने क्या क्या किया? स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था। फिर आपको याद रखना है कि इसको 1717 में बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया मुर्शीद कुली खां को। यह एक ऐसा नवाब था बंगाल का जो क्या हुआ कि यह मुगलों से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद भी मुगलों को टैक्स देता था अपने राज्य से, ये ध्यान रखिएगा। कौन? मुर्शीद कुली खां, एक ऐसा नवाब है ये। फिर याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी ढाका से क्या की थी? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। और इस इजारेदारी प्रथा बंगाल में किसने लागू किया? बंगाल में किस नवाब ने? तो आप कहिएगा कि इजारेदारी जो प्रथा है मेरे प्यारे साथियों, वो मुर्शीद कुली खां ही क्या करेगा? लागू करेगा। अब आइए चलिए हम चलते हैं, ये तो हमने मुर्शीद कुली खां के बारे में देख लिया, बाकी सुजाउद्दीन के बारे में उतना कुछ नहीं है। अब आता है आपका मेन, अलीवर्दी खां के बारे में भी नहीं है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका सिराजुद्दौला। थोड़ा सा इसको बंगाल के नवाब में हम लोग इसलिए देख लेते हैं क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में याद रखिएगा प्लासी का युद्ध होगा। कब होगा? याद रखिएगा 23 जून 1757 को इसी के टाइम पीरियड में प्लासी का युद्ध होगा। ये ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 को, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1756 से 57 सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए गद्दी पे बैठता है। और इसने इसके समय में बहुत सारे कांड हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। अब देखिएगा, अलीवर्दी के बाद उसका नाती जो दौहित्र सिराज 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। याद रखिएगा, जो अलीवर्दी खां था उसका यह नाती था, कौन? आपका सिराजुद्दौला। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि नाती पोता ये सब नहीं पूछेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकतगंज, ध्यान रखिएगा, जो इसका चचेरा भाई था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी का दामाद आदि, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा होता क्या है। होता ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि पहले के समय में जब कोई राजा या नवाब हुआ करता था, तो लोग होड़ में रहते थे कि भैया जल्दी से इनको हटाएं और हम कुर्सी पाएं। अब देखो, जब अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठता है, बंगाल के नवाब के गद्दी को सुशोभित करता है, तो उसी समय इसके कुछ प्रतिद्वंदी और विरोधी रहते हैं, जिसमें पहला नाम है पूर्णिया के नवाब शौकतगंज का, जो इसका चचेरा भाई होता है। दूसरा नाम इसकी मौसी का होता है घसीटी बेगम, वो चाहती हैं कि मेरा लड़का बंगाल का नवाब बने। और तीसरा नाम है जो इसका सेनापति मीर जाफर होता है, जो कि अलीवर्दी खां का दामाद हुआ करता था, वही मीर जाफर। ये तीन लोग इस होड़ में थे कि भैया सिराजुद्दौला को हम गद्दी से हटाएं और यहाँ पे हम फिर क्या करें, अपने आप को बंगाल के स्वतंत्र नवाब के रूप में स्थापित करें। बट अब देखो आगे क्या होगा। वही है कि प्रकृति जो चाहती है वही होता है। अभी आगे छल होगा, बहुत बड़ा छल होगा, सिराजुद्दौला के साथ इसको मार दिया जाएगा। और वहां पे हम लोग कहानी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा,
अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तथा सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मर्दाना को नियुक्त किया। और यही मीर मर्दाना क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, कि यही मीर मर्दाना याद रखिएगा, और एक और सेनापति था, ये दो सेनापति होंगे, लेकिन वो जो मीर मर्दाना है, जब यही इकलौता सेनापति रहेगा जो सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में अपनी सेना लेके लड़ेगा। बाकी सब वापस लड़ जाते हैं, सब अंग्रेजों से सांठगांठ कर लेते हैं कि आप जाइएगा युद्ध में, सेनापति सब जाएंगे और वहां से आप क्या कर दीजिएगा। होता क्या है कि जो पहले कहानी समझ लो, रीजन क्या होता है, मोटा मोटा समझ लो कि बंगाल में एक नदिया नामक जिला है जहां आम का बगीचा है, वहीं पे प्लासी का मैदान था। उसी प्लासी के मैदान में होता क्या है कि सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1756 में ठीक एक वर्ष पहले काल कोठरी कांड कर देता है। उसमें ये क्या करता है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है, जिसमें से ऐसा माना जाता है, कई किताबों में अलग अलग बातें हैं, किसी में 20 किसी में 30 ऐसे लिखा हुआ है, किसी में 23 लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उस 146 अंग्रेजों में से दम घुटने से सब मर जाते हैं, 20 से 22 लोग बस बचते हैं। अब यह बात मद्रास जहां अंग्रेजों का गढ़ था वहां पता चलती है, और वहां से क्लाइव निकल आता है अपनी सेना लेकर के, और वही 57 में आकर के प्लासी की लड़ाई करेगा। और यही प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला जो होता है, इसको कहा जाता है कि सरकार आप जाइए, इसके एक और सेनापति होते हैं, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसके द्वारा कहा जाता है कि सर आप जाइए और जा करके आप आराम करिए, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे अंग्रेजों को। और वहां पे जाके इसका सर काट दिया जाता है, इसके साथ छल किया जाता है, और इसका एक ही सेनापति जो मीर मर्दाना होता है, यही युद्ध करते करते रण में ही मर जाता है। और इसके बाद से अब मीर जाफर क्या होगा, गद्दी पे बैठेगा। फिर कुछ समय के लिए मीर कासिम आएगा, फिर मीर जाफर। तो जो मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, याद रखिएगा यह अंग्रेजों के चुंगल में थे। यह गद्दी पाने के लिए सिराजुद्दौला को मरवा देते हैं, और फिर क्या होता है, सोचते हैं कि चलो भाई अंग्रेज हमें क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग सोचे होते हैं उस तरह से इनको परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक कठपुतली नवाब अब अंग्रेज इनको बनाना शुरू कर देते हैं। इनसे बहुत सारे टैक्सेस फ्री करा लेते हैं, इनसे बहुत सारे क्षेत्र ले लेते हैं। तो अब इनको यह एहसास होता है कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई को ही धोखा करके, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए कभी भी तीसरे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, चाहे देखो कोई सा भी रिश्ता हो, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता आप देखते हो, अगर कभी भी वो बिगड़ता है तो तीसरे के एंट्री से बिगड़ता है। जैसे मान लो लड़की के दोस्त कोई है वो चढ़ाएगी, या लड़के का दोस्त है, या अगर आपने घर में ही देखा होगा दो भाइयों में झगड़ा है तो कोई तीसरा रिश्तेदार आकर के चढ़ाएगा, वही फूट डलवाता है। तो ये ध्यान रखना आप सभी लोग। देखो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ चीजों को हम लोगों को सीखते भी चलना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी, हम देखो यूपीएससी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोगों को मेंस वाला भी प्राणी बनना है। तो जब तक सोचने समझने वाले प्राणी नहीं होगे तब तक चीजों को नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी के आप क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बच्चों को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। और आप हमेशा देखे होंगे, आप अपने घरों में देखे होंगे कि जब कोई बच्चा आजकल रोता है तुरंत गेम लगा के या उसको कार्टून लगा के हम लोग मोबाइल दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा यूपीएससी ने जीएस पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था? सोचो, आपके पास के व्यवहारिक क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आपको बस ये समझ करके तैयार रहना है कि हमारे आसपास क्या घटनाक्रम हो रही है, उसको हम लोग अच्छे से देखें। जैसे देखो, इस बार बीपीएससी ने 69 में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया। चैट जीपीटी सब प्रयोग करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट के लिए, हिंदी टू इंग्लिश के लिए, लेकिन चैट जीपीटी का फुल फॉर्म किसी ने नहीं ये कहा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब एकदम पागल कोई अगर कह रहा है तो हम पागल हैं, आपको चुपचाप क्या करना है, चीजों पे सोचना है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसको गूगल करता हूँ, अगर मेरे से कोई कहीं प्रश्न कर लिया तो मैं उसको गूगल करता हूँ। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखना। आगे कह रहा है कि सिराज मतलब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संबंध कड़वाहट भरा था, जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिसमें प्रमुख कारण क्या था देख लेते हैं। देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता का अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना, ठीक ना। मतलब कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता का अवहेलना करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना। अब अंग्रेज यहाँ क्या करेंगे, जब सिराजुद्दौला से 36 का आंकड़ा चलेगा तो अंग्रेज उसी के जो
दरबार में लोग होंगे जो उसके प्रतिद्वंदी होंगे, उन्हीं को चढ़ा करके अब इसको गद्दी से उतारना चाहेंगे। आगे देखिए, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। फिर आगे कह रहा है नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को सुदृढ़ करना, ठीक ना। फिर आगे कह रहा है कि फर्रुख सियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार 10 तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में किया जा रहा दुरुपयोग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कारण बनते हैं जो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, खटपट कर रहे थे, अंग्रेजों से एक तरीके से विरोध का कारण बन रहे थे। क्या क्या? कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण पे अनुमति ना मिलना, ठीक ना, कंपनी द्वारा। फिर नवाब की अनुमति के बिना, सोचो इतने ये ढीठ थे कि फोर्ट विलियम जो कोर्ट कल आप लोगों ने देखा था उसको बना लिए, ठीक है। फिर उसमें जाना भी नहीं है आपको। फिर जो फर्रुख सियर को लाइलाज बीमारी होती है, उस लाइलाज बीमारी के कारण जो ये दस्तक प्राप्त करते हैं फ्री वाला, उसका ये दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे आपको नहीं बताया कल कि जैसे मान लो अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, चलो इनको टैक्स फ्री कर दिया गया मुगल बादशाह के द्वारा बंगाल में, तो ये भारतीयों को भी चढ़ाते थे कि अरे भाई वहां 40 दोगे, हमको 10 दो, 30 बचा लो, हम काम कर लेंगे। मतलब अपना तो बचाते ही बचाते थे, साथ में अपने दुरुपयोग कर रहे थे, कमा भी रहे थे। अब वो टैक्स पहुंच ही नहीं रहा था जब नवाब के पास, तो क्या जा करके देगा वो मुगल बादशाह को भाई, ठीक ना। अगला है, याद रखिएगा, कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए 15 जून 1756 को नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व कर लिया। इन सारी चीजों से सिराजुद्दौला बहुत दुखी था और 1756 में यह कलकत्ता पे आक्रमण करना चाहेगा और कलकत्ता के गवर्नर ड्रैक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हॉलवेल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समकक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखिए, आपको कुछ यहाँ पे बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा कि जब यह कलकत्ता पे 1756 में आक्रमण करता है तो उसी समय ब्लैक होल की घटना हो जाती है। अब ये ब्लैक होल की घटना बड़ा चर्चे में बनी रहती है। याद रखिएगा, एक ब्लैक होल आपके ज्योग्राफी में ब्रह्मांड में होता है, वो अलग ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल की घटना अलग है, जिसको आप लोग यहाँ पे काल कोठरी कांड कह सकते हैं। काल कोठरी कांड कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, काल कोठरी कांड 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा किया जाता है। जब वह कलकत्ता पे अंग्रेजों से त्रस्त होकर के आक्रमण करता है, उसी समय 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातः काल तक कमरे में केवल 23 ही जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल थे। याद रखिएगा, आपसे एक बार क्वेश्चन किया गया है कि जो ब्लैक कोठरी कांड हुई या जो ब्लैक होल की घटना हुई, उसमें कौन एक अंग्रेज बचा हुआ था जो फेमस अंग्रेज था? तो आप याद रखिएगा, हॉलवेल। और हॉलवेल अपनी किताब में कहता है कि भाई यहाँ पे ये बहुत ही दुर्दंत घटना थी, यह बहुत ही दिक्कत वाली घटना थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, कई किताबों में कई बातें लिखी गई। अब हॉलवेल तो भाई अपने पक्ष में बात लिखेगा ही लिखेगा। अब यही बात मद्रास तक पहुंचती है और रॉबर्ट क्लाइव को लग जाता है झटका कि अरे भैया, इतना बड़ा एक तरीके से बेअंदाजी कैसे कर सकता है बंगाल का नवाब। और वो फिर वहां से आता है और फिर आएगा अब प्लासी का युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। अपने इतिहासकारों ने 20 से 21 जून की इस घटना को काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल की संज्ञा दी है। वर्णन प्रथम जेडे हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया था। याद रखिएगा, जो ये हॉलवेल बचा, इसकी एक पुस्तक आई थी अलाइव द वंडर, इसमें इसने इस ब्लैक कोठरी कांड, ब्लैक होल जो की घटना है, उसके बारे में चर्चा किया। तो बुक पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक ना। अलाइव द वंडर ये हॉलवेल की क्या है, बुक थी। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव जो था के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। क्योंकि अब जो सिराजुद्दौला यहाँ पे वे क्या किया, फोर्ट विलियम कोर्ट पे आक्रमण करके और वहां से ब्लैक कोठरी कांड भी किया और कलकत्ता पे आधिपत्य जमा लिया। अब वहां से मद्रास में जो की एक टुकड़ी बैठी थी, वहां से रॉबर्ट क्लाइव, भाई पहले तो समय पैदल ही धीरे धीरे आते थे, आने में समय लगा, और फिर ये आएंगे और कलकत्ता पे अधिकार करना चाहेंगे। इस सैन्य अभियान में थल सेना का नेतृत्व क्लाइव व मेजर क्लिपैट्रिक ने किया था और जल सेना का नेतृत्व एडमंड वॉटसन ने किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के कलकत्ता पे अधिपत्य करने के बाद यहाँ पे
अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन किया, तो क्लाइव। और अगर आपसे पूछेगा कि जल सेना का नेतृत्व कौन किया, तो क्लिपैट्रिक। और यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो एक वॉटसन थे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आइए देखते हैं दस्तक क्या होता था। जो फर्रुखसियर ये दस्तक इन लोगों को दे दिया था, ये दस्तक होता क्या था, वही चीजें जो मैं बताया था वही होगा। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पारपत्र था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क जो था उसे मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। मतलब कि यह सीमा शुल्क को माफ करता था। यह एक लाइन आपको स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि अब जो आपका एग्जाम है वो बड़ा मॉडरेट टाइप का हो गया है। स्टेटमेंट दे देगा एक वहां पे आपसे कि जो दस्तक था, जो बंगाल में मिला अंग्रेजों को जो दस्तक था, वह एक सीमा शुल्क था, वह एक कपड़ा शुल्क था, वह एक निर्यात शुल्क था, वह एक आयात शुल्क था। तो यहाँ आपको याद रखना है वह एक सीमा शुल्क था। जो आप किसी दूसरे राज्य में जाते हो जो सीमे पे टैक्स लगता है उसी में छूट था। यही दस्तक का यहाँ पे जो फर्रुखसिया ने दिया था छूट, यही था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दस्तक से कंपनी के कर्मचारी दो तरह से लाभ कमाते थे। कैसे? एक तरफ तो वे दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार कर रहे थे, दूसरी ओर वे दस्तक से अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमा रहे थे। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि भैया आओ मेरे ही गाड़ी पे रख लो, 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, हमको कुछ तो आ रहा है, उनको का देने की होता है, वो जानेंगे थोड़ी ना, ठीक ना। अब देखना, प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाबे हार जाएगा। अब जब बंगाल का नवाब हार जाएगा और फिर मीर जाफर जो अलीवर्दी खां, इसके पहले नवाब तो उसका दामाद, अब बंगाल का जो नवाब बनता है, तो यह अंग्रेजों की कठपुतली बनने लगा। क्योंकि भाई अब अंग्रेज जब स्वाभाविक सी बात है इसको गद्दी बैठाए हैं, तो अंग्रेज इससे लाभ कमाना चाहेंगे। अब सिराजुद्दौला जब हार जाता है प्लासी के युद्ध में, तो अब इस दस्तक का और दुरुपयोग बंगाल में बढ़ जाएगा। और फिर 1944 के समय में दस्तक की सुविधा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। एक है आपके पास यहाँ पे 5 स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके पास एक फैक्ट है। आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर के समय में दस्तक को समाप्त कर दिया गया, आप कहिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर के समय में कर दिया गया था। फिर आगे देखिए, 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को स्वीकार कर लिया। तो याद रखिएगा, अलीनगर की संधि किनके किनके बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1757 में। क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ में क्रोनोलॉजिकल टर्म्स दे देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको संधि ध्यान रखनी है, ठीक ना। अब देखिए, सिराजुद्दौला की स्थिति क्या हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सिराजू की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने क्या किया, मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी पुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगे, जिसमें सिराज के विरोधियों में भी उनका साथ दिया। और देखिए, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको गद्दी बैठाने का लालच दे करके उनको तो लगा, अरे भैया मीर जाफर को तो लगा हमें नवाब बना देगा, फिर कुछ पैसा लेगा, छोड़ देगा, हम शासन करेंगे आराम से। लेकिन उसको क्या पता कि इसको कठपुतली नवाब बना लिया जाएगा, इसी का शोषण करेंगे अंग्रेज, ठीक ना। बाद में बड़ी पछताता भी है। अब देखिएगा, सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, ये कौन रहता है, मीर जाफर अलीवर्दी खां, जो सिराजुद्दौला के पहले बंगाल का नवाब होता है उसका दामाद होता है। ये मीर जाफर जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, तो स्वाभाविक सी बात है, दुर्लभ राय को या सिराजुद्दौला जब सेनापति बनाया, इसको बर्खास्त किया, तो इसके पास गुस्सा रहेगा ही रहेगा। अब यह मीर जाफर याद रखिएगा, और राय दुर्लभ जो दीवान के पद पर कार्यरत था, जिसे नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया, तथा बंगाल के जगत सेठ, याद रखना जगत सेठ शामिल थे, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया। मतलब कि ध्यान रखना, अंग्रेजों ने पकड़ा कि चलो देखते हैं इस सिराजुद्दौला का दुश्मन कौन है या इससे गुस्सा कौन निकालना चाहता था। पहला तो मीर जाफर, जिसको सेनापति हटा करके मीर मर्दाना को सेनापति हो रखा था, इसका गुस्सा इसके पास था। राय दुर्लभ जो बंगाल के दीवान थे, इनको किसी मोहनलाल के अधीन वो कर दिया था, तो इनको भी एक ठेस था, अरे भैया हम सीनियर थे, हमें जूनियर बना दिया। तीसरी बात, बंगाल के एक जगत सेठ थे, याद रखिएगा, इनको कभी नवाब ने अपमानित किया था। तो 3 लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद से अब इन 3 लोगों का भरपूर फायदा उठाएंगे। और मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध की
तैयारी में जुट गए। ठीक ना, कि अब चलो जो मीर जाफर होगा यह बंगाल का अगला नवाब बनेगा। मीर जाफर एकदम ऐसे कालर ओलर चौड़िया करके एकदम टाइट हो गया, कहा अरे भैया अब हम बंगाल का नवाब बनेंगे। लेकिन रुको तो भाई, अभी भी बंगाल का नवाब बन तो जाओ, उसके बाद से छोड़ के खुद भागोगे। जिस तरीके से इन्होंने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, ये छोड़ के भागेंगे। ठीक ना। च- चलिए, प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून, ये डेट याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो बहुत चर्चे में होती है, उनको डेट सहित याद रखिएगा, डेट सहित पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे बक्सर का युद्ध पूछे 24 अक्टूबर 1764, जैसे आपसे चौरी चौरा का कांड पूछे 4 फरवरी 1922, ये सब डेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है, बंगाल में जो नदिया जिला है। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। नवाब के सेनापति में अगर आप देखेंगे तो मीर जाफर था, यार लतीफ खां था, और राय दुर्लभ राय था। ठीक ना, यह नवाब के सेनापति में शामिल थे। कौन कौन? मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ राय। ठीक ना, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में तीनों सेनाएं आमने सामने, दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मर्दाना और मोहन लाल मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए। सिराज की सेना में 3 धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए। वो कौन थे? मीर जाफर, यार लतीफ, राजा दुर्लभ राय। बाकी मीर मर्दाना और मोहनलाल याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि प्लासी के युद्ध में कौन से दो बंगाल के नवाब के सेनापति मारे गए लड़ते लड़ते? तो मीर मर्दाना, मोहनलाल। किसने धोखा दिया, कौन छोड़ के भाग गया? तो मीर जाफर, यार लतीफ और राजा दुर्लभ राय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा क्या होता है। सेना को छिन्न भिन्न देख नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा, अंततः उसकी हत्या कर दी गई। देखिएगा, सेना को छिन्न भिन्न देख के वो नहीं भागता है। होता क्या है कि यही तीनों मिलकर कहते हैं साहब आप जाइए, हम तो संभाल लेंगे, अरे ये अंग्रेज हैं, हमसे जीत पाएंगे, और बेचारे को भेज देते हैं, वहां जाके इसको मार देते हैं, क्योंकि वहां अकेले मिल जाता है इन लोगों को। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो अब देखिए, आप क्रोनोलॉजी पकड़िएगा, देखो रटने की जरूरत नहीं है। मुर्शिद कुली खां स्थापना करेगा, फिर सुजाउद्दीन आया कुछ समय के लिए, फिर अलीवर्दी खां आया, फिर आपने देखा अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सुजाउदौला आया। सुजाउदौला के बाद अलीवर्दी खां का जो दामाद था मीर जाफर, यह गद्दी बैठेगा। एक क्रोनोलॉजी तैयार हो गया। आपसे अगर पूछे कि बंगाल के नवाबों का क्रम बताइए, तो अब आप लगा लोगे मेन मेन। ठीक है, तो यही मेन मेन देखो, इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। आपको इतनी सारी चीजें, इतना लंबा सिलेबस है कि आप इसको चाहोगे तो रट नहीं पाओगे। ठीक ना, हाँ, बट इसको बार 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 अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी बना करके रिवीजन मस्ट जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए युद्ध का परिणाम क्या होता है भाई। युद्ध तो हो गया, ठीक है, अब युद्ध का परिणाम क्या आएगा। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत को जी भरकर लूटा गया, जी भर के। अब सोचो, जिस क्षेत्र के लिए हर जगह से मार मची रहती थी, उस क्षेत्र को विजित करने के बाद से क्या करेंगे अंग्रेज? जी भर के लूटेंगे। और ऐसा माना गया कि अंग्रेजों का भारत में यह पहला सीढ़ी था, जो एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब यह भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। और बक्सर के युद्ध ने साबित कर दिया, वो पहली सीढ़ी बन गया कि अब भैया हमारे अलावा कोई नहीं राज करेगा। क्योंकि बक्सर के युद्ध में आप देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है, उसी के साथ संधि कर लेते हैं। जो सोचो, जो सबसे बड़ा मुगल बादशाह है। अभी तो चलो यहाँ प्लासी में ये हो रहा है कि चलो एक क्षेत्र है भारत का, बंगाल, उसके नवाब के साथ संधि कर रहे हैं और उसको लूट रहे हैं। लेकिन बक्सर वाले में पूरे भारत के ही मुगल बादशाह के साथ जब संधि कर लेंगे, तो भारत अंडर में। अभी कोई देश वाला आए और आपके प्रधानमंत्री के साथ संधि कर ले कोई सी चीज को लेकर के, तो स्वाभाविक सी बात है उनके अंडर में हो गया देश अपना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए घूस दिया। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37 लाख रुपए पाउंड प्राप्त दिए, पैसे प्राप्त हुए। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, याद रखिएगा। आपसे कई बार पूछ लेता है, एक समानांतर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि प्लासी के युद्ध समय में मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था, याद रखिएगा।
कि अब यह मीर जाफर से इतना पैसा ले लेते हैं, तो सो 2-3 करोड़, उस कितना 3 करोड़ रुपया होगा, ठीक ना। आज के समय में जब 3 करोड़ रुपया बहुत है, तो उस समय कितना वो 3 करोड़ होगा, सोचो अरबों के खरबों के बराबर वो रुपया होगा। अब यहीं से याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों का वास्तविक भारत में संस्थापक कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी जीत करा दिया कि जो बंगाल चहेता क्षेत्र था उसी को वो विजित कर लिया। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों का भारत में स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लासी के युद्ध के बाद ल्यूक स्कॉप्टन को स्वाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं भाई कि अब इस सिराजुद्दौला के बाद से जो ये आपका मीर जाफर भाई आए, अब ये क्या क्या करते हैं और कैसे ये गद्दी से हटते हैं, थोड़ा ये देख लीजिए। 1757 से 60 तक रहते हैं, 3 वर्षों के अंतराल पे रहते हैं। 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब पे आसीन करा दिया। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने क्लाइव को उमरा, याद रखिएगा, उमरा की उपाधि और कंपनी को 24 परगना जमींदारी पुरस्कार देने के रूप में दिया। मतलब कि याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दिया? तो मीर जाफर ने। क्यों? क्योंकि उसको गद्दी पे बैठाया वो, और 24 परगना कंपनी को क्षेत्र दे दिया ये, ठीक है। मीर जाफर क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, याद रखिएगा, क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो मीर जाफर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले ढेर सारा पुरस्कार दिया। क्लाइव को उसने 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत भेंट किया, 50 लाख रुपया सेना और नाविकों को पुरस्कार के रूप में, तथा बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब अब देखो, फ्रांसीसी भी यहीं से धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो गए, ठीक ना। अब यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना कि एक तरीके से खूब लूटा जा रहा है मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को, सॉरी अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। अभी वो समझेगा थोड़ा कुछ समय के बाद। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसे अंग्रेजों को इतना अधिक धन दे दिया कि उसने अपने महल में सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े अपने। जब स्वाभाविक सी बात है, तुम धन दे दोगे तो तुम्हारे खाने पीने के लिए रहेगा ही नहीं भाई। धन तो ऐसा है नहीं कि बढ़ता ही चला जाएगा, कोई जादू का वो खजाना तो है नहीं, एक समय के बाद वो घटता ही जाएगा। अब उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको अपने सोने चांदी के बर्तन बेचने पड़े। अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण अब ये मीर जाफर क्या करेगा, 1760 में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। मतलब कि अब क्या हुआ कि ये समझ गया कि भाई ये तो बड़ा लूट ले रहे हैं हमको, अब ये हमको भी नहीं जीने देंगे ढंग से, हम भी एक समय बेघर हो जाएंगे। तो अब अपने दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। अब देखिएगा, ये मीर कासिम आता है 1760 से 63 में। अब ये थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है कि यह अंग्रेजों की बात को मानना धीरे धीरे इग्नोर कर देगा सुजाउदौला की तरह, और फिर इसीलिए यह मीर कासिम अब अंग्रेजों का दुश्मन हो जाएगा। और इसी बक्सर की लड़ाई में यही मीर कासिम, आपके अवध का नवाब सुजाउद्दीन, और फिर आपका ये जो आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना लड़ेगी। और यहीं से मीर कासिम को फिर भाग जाता है। मीर कासिम को हटा के फिर अंग्रेज मीर जाफर को स्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि मीर जाफर उन्हें बहुत धन देता था। वो रॉबर्ट क्लाइव का क्या था? गीधड़ था, ठीक ना। तो देखिएगा 1760-63, मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। कंपनी तथा उसके अधिकारियों की भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही राजधानी को क्या करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखना, पहली राजधानी आपके मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। देखना यहाँ पे ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर, ध्यान रखना। तो ढाका से जो अगर आपकी राजधानी मुर्शिदाबाद, ये कौन किया? तो मुर्शिदा से याद रखना मुर्शीद कुली खां, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कौन किया, तो आप कहना मीर कासिम। देखो क्वेश्चन को समझे रहो, जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़का बैठ के रट रहा है, कितने समय रटोगे? अब देखो, आप कहानी समझ गए कि क्या जरूरत पड़ी इनको राजधानी बदलने की, क्या जरूरत पड़ी भाई? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र रहा था, तो ये अपने मन मुताबिक अपना राज्य का राजधानी बदला। लेकिन यहाँ पे अब मीर कासिम त्रस्त हो गया था कि अरे भैया, ये तो सब बड़ी लूट रहे हैं,
तो इसने मजबूरन मुर्शिदाबाद से मुंगेर भागा कि उधर ही हमको परेशान करने न आए, लेकिन वहीं पहुंचेंगे। मुंगेर में मीर कासिम को तोपों तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की इसने स्थापना करेगा। 1717 बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देख करके क्या होगा, मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करा दी। बंद कौन कराएगा? वही जो फर्रुखसियर ने दस्तक दिया था कि आप सीमा शुल्क आपके लिए टैक्स फ्री है, यही मीर कासिम अभी इस टैक्स को बंद करा देगा, फ्री टैक्स को, और कहेगा नहीं टैक्स लगेगा आपसे भी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह 1717 में फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी के नवाब ने इस निर्णय को अपने विशेषाधिकारों की अवहेलना के रूप में लिया। कम परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरू हुई लड़ाई। मतलब कि अब मीर कासिम कहा जब तुम लोग बाहर से आकर के यहाँ पे फ्री में सीमा शुल्क टैक्स दिए बिना अपना व्यापार कर रहे हो तो हमारे भारतीय क्यों तड़पेंगे भाई, उनके लिए भी फ्री कर दिया। ठीक ना? तो याद रखिएगा, दस्तक को भारतीयों के लिए भी किसने फ्री किया? यही मीर कासिम करेगा। अब क्या होगा, यहीं से लड़ाई शुरू होगी। 1763 जुलाई में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। अब क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जो मीर जाफर था वो बड़ा अंग्रेजों की बात मान रहा था, तो कंपनी वालों को लगा कि भाई चलो मीर कासिम भी इसी चाल चले पे चलेगा। लेकिन मीर कासिम तो भैया राजधानियां बदल दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, ऊपर से अंग्रेजों को ये विरोध में आ गया। तो अब ये इसको हटा करके फिर इसके ससुर को, जो मीर जाफर होता है, उसको बैठा देंगे। अब इसके अंदर भी गुस्सा फूट रहा है कि अरे भाई मैं बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों ने इस तरीके से मुझे हटा दिया जो मेरे ही देश का नहीं। सोचो अब यहाँ पे क्या होता है, बक्सर से पूर्व मीर कासिम निम्नलिखित युद्धों में पराजित हुआ था। कौन कौन से युद्ध में पराजित हुआ था याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ये बहुत कम किताबों में देता है। करवा का युद्ध, जिसको कटवा का युद्ध बोलते हैं, 9 जुलाई 1763। गिरिया का युद्ध याद रखिएगा, गिरिया का युद्ध 1763, सितंबर 1763 में। उधौनला का युद्ध याद रखिएगा, यह भी 1763 में होता है। तो ये तीनों की क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। करवा का युद्ध जो हुआ था ये जुलाई 1763 में हुआ। गिरिया का युद्ध ये भी सितंबर 1763 में हुआ। और उधौनला का युद्ध ये 1763 में हुआ। तो 1 2 3 यही क्रोनोलॉजी है, तैयार रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। गिरिया का युद्ध कई बार पूछा है। अब आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध जो 1764 में आपके होता है। यह बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में कैसे होता है, क्या क्या इसमें संधियां होती हैं, सारी चीजों को देखते हैं। देखिएगा यहां पे क्या होता था, बक्सर, बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है, वर्तमान बिहार में आपको इस समय पड़ता है बक्सर जिला, के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना 1764 को पहुंची। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कि आपसे पूछता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया, तो आप कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो वो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा यहाँ पे चीजों को समझा नहीं है, वो गलती कर देगा, तो पूछता है बक्सर के युद्ध में किसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया, तो वहां भी बच्चे रॉबर्ट क्लाइव को ही टिक लगा देते हैं। लेकिन वहां पे होगा मेरे प्यार साथियों हेक्टर मुनरो, ये नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो ने। अब क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत करके अब वापस चला गया होता है अपने देश और थोड़ा सा अपना काम उम करने। अब हेक्टर मुनरो इस बक्सर के युद्ध में कमान संभालेगा, याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। साथ ही अवध अंग्रेजों के कृपाण पात्र बन गया। क्यों? याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद जो अभी मान लीजिए अभी तक तो बंगाल को ही इन्होंने कब्जा किया था, अब बिहार, उड़ीसा सबको कब्जाया और अवध का नवाब भी इसमें शामिल होता है, वो हार जाता है, तो ये भी कृपाण पात्र बन जाता है कि भैया हम तुमसे अब जो कहेंगे करना। तो इसीलिए बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों का सबसे प्रभुत्वशाली युद्ध माना जाता है कि भारत में जो एक कॉलोनी बना करके राजनीति में हस्तक्षेप किए, जो शासन करना शुरू किए, यही बक्सर का युद्ध पहला चरण माना जाता है, यहीं से उनको ताकत मिली। ठीक ना? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। देख रहे हैं क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की प्रभुसत्ता बस दी, लेकिन यहाँ पे बक्सर के युद्ध ने उनको एक अखिल भारतीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में बदल दिया। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया। 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर के आया। आते ही उसने शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा द्वितीय से रोमन अंक में लिख दीजिए, और दौला ये कौन था, अवध का नवाब था, उससे संधि करता है। तो ध्यान रखिएगा। अब एक क्रोनोलॉजी तैयार करो, मुर्शीद कुली खां,
फिर आपने देखा शुजाउद्दीन, फिर आपने देखा अलीवर्दी खां, फिर आपने देखा मेरे प्यारे साथियों अलीवर्दी खां के पास उसका दामाद जो होता है आपका सॉरी शुजाउद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर आता है और मीर जाफर के पास नजमुद्दौला। यहीं पे आपके बंगाल का यही क्रोनोलॉजी, इतना ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एक लाइन पे लिख करके, इनको समझते हुए का। अच्छा, राजधानी परिवर्तन क्यों जरूरत पड़ी वो भी आपको दे देगा। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद किया और मीर कासिम अंग्रेजों से त्रस्त होकर के मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्लाइव अपने देश गया था, वो अब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके आया। तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ने, ध्यान से सुन लीजिएगा, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की दो संधि होगी, ये संधि कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव करेगा। तब ये दूसरी बार गवर्नर बन करके भारत आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे टर्म्स में ही आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि बच्चे गलत आंसर कर देते हैं। तो वहां पे भी एकदम बिल्कुल शांति से जाना है, पानी उनी पी करके 1 घंटे पहले पहुंचिए और आराम से शांत मन से पेपर दीजिएगा। अब देखो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया। 12 अगस्त 1765, दूसरी होगी 16 अगस्त 1765, दोनों डेट याद रखना पूरा। पहला जो संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होगी। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। मतलब कि शाह आलम द्वितीय भी करेगा, और वर्तमान में अब मीर जाफर मर चुका है तो नजमुद्दौला जो है और क्लाइव, ये तीनों संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य शर्तें क्या रखा क्लाइव यहाँ पे? मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दिया कि अब तक तो बंगाल था, अब पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा ले लो। कंपनी अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन करके मुगल बादशाह को दे दिया। मतलब कि जो अवध के साथ अभी जब संधि करेंगे दूसरी, तो वहां से अवध का कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र ये रॉबर्ट क्लाइव सहारनपुर को दे देगा। और तीसरी बात यहां हुआ, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया कि आप बस पेंशन लो, अब यहां से हम क्या करेंगे, सारे टैक्सेस हम करेंगे, आप बस प्रशासन चलाना, निजामत चलाना, इस 26 लाख रुपए में अपना खर्चा चलाना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये था। आ जाओ देख लेते हैं पटना। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। हाँ, ये देखिएगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। सुजाउद्दौला और सुजाउद्दीन दो बड़े कंफ्यूज हैं। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, ध्यान रखिएगा, सुजाऊ सिराजू, नाम में कंफ्यूजन मत रहे। तो अब इनके बीच में होता है, इसमें अवध का राज्य जो कड़ा वह इलाहाबाद होता है, यहाँ से अंग्रेज ले लेते हैं और यही लेकर के मुगल बादशाह को दे देंगे। कम को 50 लाख रुपए तथा चुनार दुर्ग वाला अवध से क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। वाराणसी, गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। मतलब कि बलवंत सिंह उस पर राज करेंगे, लेकिन यह अवध के अधीन ही राज्य माना जाएगा। फिर आगे क्या कहा गया, 5 फरवरी 1665 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को क्या कर दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये दो आपके आपके संधियां थी, ध्यान रखना था। बंगाल में अब द्वैध शासन, द्वैध शासन देख लो। द्वैध शासन का मतलब क्या होता था, रीजन समझना। द्वैध शासन सिंपल सा समझा दे रहा हूं, समझ लेना। द्वैध शासन होता क्या था? द्वैध शासन, द्वैध शासन, मान लो जो यहाँ पे टैक्स वसूलने का काम करेंगे, यह कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। और जो यहाँ निजामत की बात करता है, या इसी को प्रशासन बोलते हैं, यह कौन करेगा? यह आपके मुगल बादशाह या उस क्षेत्र का नवाब करेगा, उस क्षेत्र के लिए। मतलब कि टैक्स वसूलेगा कौन? ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज। निजामत का कार्य जो उस क्षेत्र का नवाब होगा या मुगल बादशाह करेगा। यही द्वैध शासन था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, यही क्या था? द्वैध शासन था, ठीक ना? याद रखिएगा, द्वैध शासन के जनक को आप लोग इसको मत मार दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को, लियो कार्टिस थे। द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियो कार्टिस माने जाते थे। यहाँ पे ये याद आपको रखना है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में से शुरू होगी, जब ये 64 में बक्सर का लड़ाई जीत जाएंगे। फिर और इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी, अभी जो मैंने पीछे बताया। याद रखिएगा, क्लाइव ने
दीवानी के कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद रजा खां और दुर्लभ राय को नायब दीवान नियुक्त किया, वहीं बिहार में राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि क्लाइव ने बंगाल में किसे उप दीवान नियुक्त किया, तो आप कहिएगा मोहम्मद रजा खां और दुर्लभ राय को, और वहीं बिहार में राजा सिताब राय को इसने उप दीवान नियुक्त किया था। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के बीच सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक लाइन ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको बस इतना ध्यान रखना था। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 1667 में क्लाइव ने इंग्लैंड वापस जाने पर वहां की सरकार ने उसे लाई की उपाधि दी। मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्शों में सबसे बेहतर हो। तो याद रखिएगा, यह सेंटेंस किसने कहा कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो युद्ध और विचार विमर्श से बेहतर हो। यह मैकाले पूछता है, जो मैकाले शिक्षा पद्धति अभी लाएगा, विधि मंत्री बन करके आएगा, कानून मंत्री बन के आएगा। और याद रखिएगा, जब यही रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार अपने देश जाता है तो इसको लाई नामक उपाधि अपने देश के द्वारा दी जाती है। और यहीं पे आपके अब धीरे धीरे अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने पूरा आपके भारत पे प्रभुत्व कर लिया। और अब हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हुई, और बाकी आगे का जो होगा वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, और फिर आगे का हम लोग इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो धीरे 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 मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को क्या करना है कि चीज़ों को पढ़ते जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, और शानदार तरीके से आपको चीज़ें करना है, ठीक है। तो यहीं पे मेरी क्लास समाप्त होती है। किस तरीके से अच्छा लगा आपको क्लास या नहीं लगा, एक बार जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट, आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और आगे की तरफ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी बस एक बटन क्लिक करना है, शेयर करना है, स्टेटस लगा दीजिएगा एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप पे, ताकि आपके जो भी दोस्त आ रहे हैं वो भी देख सके, वो भी वहां से, क्योंकि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है एकदम ए ग्रेड का कंटेंट है। और साथ ही साथ आपको कल मैं अब आपके इतने टॉपिक पे, जितने टॉपिक मैंने अभी कराया है 4 क्लास का, ये पूरे का क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा एक क्लास में, उसके बाद से फिर हम अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास जो हमारी है यहीं पे समाप्त होती है, बाकी कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।